हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग, वेलकम। यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 2। यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव महोदय हैं जिनकी हम लोग बातें कर रहे थे, इनका हम लोग पार्ट 2 करेंगे। ठीक, प्रेसिडेंट हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज आपको पढ़ना ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम फीवर भी है और 1 घंटे तक लगातार ना हम बोर्ड के ऊपर क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। गले में है इन्फेक्शन भयंकर सा, और शरीर में है फीवर और गले में है इन्फेक्शन। तो बट द शो मस्ट गो ऑन, तो इसको हम लोग इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ग्रीन टी पीते हुए गले को गर्मी पहुंचाते हुए हम लोग कहानी शुरू करेंगे। ओके, हाय, वेलकम स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, वेरी वार्म वेलकम। आपका भी बहुत स्वागत, आज आपका पहला दिन है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो शुरू करते हैं, वीटो पावर की बात करते हैं। देखिए वीटो पावर की बात कर रहे हैं तो वीटो पावर का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। कोई भी बिल जो है वो कभी भी लॉ देखो तभी बनेगा, इसमें क्या लिखा है इसकी चिंता ना करो, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते हैं। अब यार आपको अलग से पढ़ाता हूँ, मज़ा आती है मुझे ऐसे पढ़ाने में। रुको, इसको बिगाड़ देते हैं, फिर हम आपको एक एक चीज़ समझाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। चलिए देखिएगा, तो हमारे पास में आता है, यहाँ पर पेंसिल आ गई। हाँ, अब देखो वीटो पावर, बहुत ध्यान से सुनना, मैं ना आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे करके सब बताऊंगा, मज़ा आएगा। सो जब हम वीटो पावर की बात कर रहे होते हैं, देखो वीटो का मतलब क्या होता है यार। वीटो का अर्थ होता है कि प्रेसिडेंट के पास में कुछ पावर होती है, एब्सोल्यूट पावर। वैसे तो हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ एब्सोल्यूट पावर है नहीं, लेकिन संविधान में ये रखा गया था। होता क्या है, देखो कभी भी ना कोई भी अगर कोई बिल होगा, कोई भी अगर बिल होगा, बिल देखो सिंपल सी चीज होती है। जैसे बिल इज नथिंग बट अ प्रपोजल, ध्यान से सुनिएगा, बिल इज नथिंग बट अ प्रपोजल। अब देखो प्रपोजल तो यार 50 तरीके के हो सकते हैं, है ना। प्रपोजल तो 50 तरीके के हो सकते हैं, कोई भी प्रपोजल ला सकता है, लेकिन जब वो एक्ट तभी बनता है जब वो पास हो जाता है। तो बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है, अगर जब तक वो प्रपोजल है, जब तक वो लागू नहीं हुआ है तो बिल है, लेकिन जब उसके सारे प्रोविजन लागू हो जाते हैं तो उसको एक्ट कहते हैं। ये अंतर होता है। अच्छा, इसको ना, ये किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए देखो 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, उसको लोकसभा से पास होना होता है, दूसरा उसको राज्यसभा से पास होना होता है, एंड तीसरा और सबसे खास होता है, उसको प्रेसिडेंट का साइन चाहिए होता है। ये तो एक प्रकार के ना 3 चेक पॉइंट लगाए गए हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या है, 3 चेक पॉइंट लगाए गए हैं कि कोई भी प्रपोजल ऐसा ना हो। जैसे मान लो, एग्जाम्पल देता हूं, कल को मान लो एक प्रपोजल किसी ने मूव किया कि भारत में जितने भी ऐसे लोग हैं, मान लीजिए किसी ने बोला कि भारत में सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगे वो सिर्फ जो जनरल कैटेगरी होगी उसके लिए रिजर्व होंगे। ये एक प्रपोजल मान लो कोई लेके आ गया। या भारत में जितने भी जॉब होंगे वो सिर्फ SC ST के लिए रिजर्व होंगे। या फिर क्या है कि भारत में जितने भी ऐसे सीट वाले जॉब्स हैं, सीट वाले जॉब्स पे सिर्फ विमेन काम करेंगी और नॉन सीट फील्ड वाले जॉब पे सिर्फ मेन काम करेंगे। तो यार ये प्रपोजल तो आर्बिट्रेरी है ना। आर्बिट्रेरी मतलब एब्सोल्यूट है, डिक्टेटोरियन है, ये अथॉरिटेरियन है ये। तो ऐसी चीजें ना हो जाएं, तो इसके लिए चेक पॉइंट लगाना बहुत जरूरी होता है कि ऐसा नहीं एक ही जगह से पास हो जाए। तो इसीलिए संविधान मेकर्स ने ना लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट 3 चेक पॉइंट लगाए। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। पहले क्या होता था कि आप लोकसभा एक चेक पॉइंट होता था कि आपको किसी भी बिल को लोकसभा से पास कराना है, फिर राज्यसभा से आपको पास कराना है। और एक्चुअल में इंदिरा गांधी जी ने जब तक इमरजेंसी नहीं लगाई थी 1975 तक क्या होता था, प्रेसिडेंट खुद में एक चेक पॉइंट होते थे। मतलब कि साहब अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो किसी भी बिल को वापस भेज सकते हैं कि नहीं साइन करूंगा, सीधे मुंह पे बोल के, ऐसा कि मैं नहीं साइन करूंगा। 1975 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने एक लाइन बदलवा दी संविधान में। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि प्रेसिडेंट हमेशा एक्ट करेंगे, ध्यान से सुनना, प्रेसिडेंट जो है वो शैल एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहां पर ये लाइन ऐड करवा दी और ये ऐड करवा के मैंडेटरी करवा दिया कि प्रेसिडेंट हमेशा बात सुनेंगे ही सुनेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। इसके पहले प्रेसिडेंट के पास हुआ करती थी मेन पावर, प्राइम मिनिस्टर की पावर ही नहीं होती थी कुछ। ये आज आप समझोगे जब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर पढ़ाऊंगा। 1975 के बाद से ना वक्त, समय, जज्बात सब बदल गया, सिर्फ एक इस लाइन से, क्योंकि संविधान ने एक्चुअल में सारी पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों में दी थी।
लेकिन इनफैक्ट आपको बताता हूं, जब जवाहरलाल नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तब ज्यादा पावर राजेंद्र प्रसाद के पास में थी। और ये हमेशा ही राजेंद्र प्रसाद कहते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे नहीं, ज्यादा पावर जवाहरलाल नेहरू जी के पास होनी चाहिए, और जवाहरलाल नेहरू कहते थे नहीं, ज्यादा पावर राजेंद्र प्रसाद जी के पास होनी चाहिए। इनमें टसल चलती थी कि ज्यादा पावर किसके पास होगी, और ये नहीं एक कहता था मेरे पास होगी, मेरे पास होगी, कहते थे नहीं ये आपके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, ये कहते थे नहीं आपके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स ऐसे शुरुआत हुई थी। 1950s की पॉलिटिक्स ये थी कि वहां पावर अपने पास नहीं रखी जाती थी, दूसरे को देने की कोशिश करी जाती थी। बट 1975 में ये सारा बदल गया, संविधान पूरी तरीके से बदल गया, संविधान की इनफैक्ट मूल भावना ही बदल गई। अच्छा देखो, तो अब क्या है फिलहाल, तो संविधान मेकर्स ने ना 3 पावर्स रखी थी कि अगर कोई भी बिल के ऊपर प्रेसिडेंट के पास अगर आता है तो ये इनके पास वीटो पावर होती थी। अब हम आपको वीटो पावर का बताते हैं कितने टाइप के वीटो होते हैं। देखो भारत में ना हम 3 प्रकार, मैं आपको समझा रहा हूं, फिर आपका जरा सा भी डाउट होगा ना तो मैं पूरा डाउट सुनूंगा। अभी आप मेरी बात सुन लो, फिर आपको पूरी चीज आपका अभी मैं पूछता हूं। देखो तो ये 3 प्रकार के आते हैं। एक सेकंड रखिएगा, अभी बीच में ग्रीन टी का जो सिप लेना है वो भी बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहला वीटो आता है, इसको हम कहते हैं दोस्त सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, इसका क्या मतलब होता है? देखो सस्पेंसिव वीटो का मतलब ये होता है जब ये किसी, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी बिल को, ध्यान से सुनना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई बिल आया साइन होने के लिए, उन्होंने इस बिल को रिटर्न कर दिया। किस लिए, किसको रिटर्न कर दिया? उन्होंने इस बिल को पार्लियामेंट को रिटर्न कर दिया कि साहब ऐसा है, आप दोबारा रिकंसिडरेशन करके भेजिए। आप दोबारा किस लिए रिटर्न करा? कि आप रिकंसिडर करिए इसको, जो आपने मुझे बिल भेजा है क्या ये सही है, क्या आपको ऐसी चीज मेरे पास भेजनी चाहिए थी, ये रिकंसिडर करिए। अच्छा ठीक है, पार्लियामेंट के पास इन्होंने भेजा, इन्होंने रिकंसिडर कर लिया पार्लियामेंट ने। अगर मान लो पार्लियामेंट ने फिर से, चाहे वो बिल में कोई चेंज करे, चाहे वो बिल में कोई चेंज ना करे, अगर वापस से इसको भेज दिया प्रेसिडेंट के पास में, अगर वापस से इसको प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया, तो फिर क्या हुआ, उनको प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। मतलब समझे, इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो में रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेजता है वापस से पार्लियामेंट के पास, लेकिन दोस्त कंडीशन क्या है कि ही कैन डू सो ओनली वंस। ये काम सिर्फ और सिर्फ वो एक बार ही करा सकते हैं। आपको एग्जाम्पल देता हूं तो आपको बेहतर समझ आएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल आता है द पोस्टल बिल 1986। द पोस्टल बिल 1986, इसमें क्या हुआ था दोस्त, ये समझते हैं। पोस्टल बिल 1986 की बात करते हैं। हुआ ये था कि इनके पास ना उस समय इंडियन पार्लियामेंट ने एक बिल पास करा जिसका नाम था पोस्टल बिल। इसका मेन काम क्या था कि इसका मेन काम ये था, ये बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करना चाहती थी। जितना भी पोस्टल कम्युनिकेशन होता था ना, पोस्टल कम्युनिकेशन का मतलब चिट्ठी भेजी गई है, टेलीग्राम भेजा गया। अब देखो उस समय टेलीफोन तो होते नहीं थे, तो पोस्टल कम्युनिकेशन वाज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन आप सिर्फ इसी से कर सकते थे। अब इसमें होता ये था, राजीव गांधी जी की सरकार थी, उनको लगा कि उनके लाइफ पे खतरा है। क्यों? उनकी मदर इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या हो चुकी थी, अब उनके ऊपर भी डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, राजीव गांधी के ऊपर भी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा है, वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि यार ऐसा तो नहीं है, लोग मेरे बारे में गलत गलत बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने एक नया बिल लेके आ गए, पोस्टल कम्युनिकेशन बिल। इसके तहत कोई भी चिट्ठी होगी, माने कोई भी लेटर होगा, कोई भी टेलीग्राम होगा, सरकार के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो इस लेटर को ओपन करा सकते हैं। इस टेलीग्राम मतलब आज वाला टेलीग्राम मत सोचना, जो टेलीग्राम उस समय चलता था, उस किसी भी टेलीग्राम को ओपन करा सकते हैं। अब आप ये समझ रहे हैं, इट इज लाइक आज सरकार ये कह रही है कि मैं आपका व्हाट्सएप चैट खोल सकती हूँ, मैं आपके टेलीग्राम चैट खोल सकती हूँ, मैं आपकी वीडियो कॉल्स जो आप कर रहे हो ना आपस में, 2 लोग आपस में जो वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, मैं उसके बीच में आ सकती हूँ और मैं हर एक बात सुन सकती हूँ। ऐसा लॉ पास किया गया था उस समय। अब उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। तो प्रेसिडेंट साहब जो थे, इनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने क्या किया, जब इनके पास कॉल आई कि भाई ऐसा है आप इसको साइन करिए, तो इन्होंने अपना सस्पेंसिव वीटो की पावर यूज करी कि ये बिल वापस भेजा कि भाई ये तो प्रेस फ्रीडम और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ये जो है ये एक बहुत बड़ा हनन है ये। हालांकि पार्लियामेंट को जब उन्होंने वापस भेजा तो पार्लियामेंट में ही वो बिल दोबारा पास नहीं हो पाया, तो फाइनली वो बिल किल हो गया उसी जगह पर, अन्यथा ये पोस्टल बिल पास हो जाता। तो दिस इज सस्पेंसिव वीटो। बोलो बात समझ आई आपको? रश्मि आपका सवाल है दिस वन। ओम सुरवे, ओम आप एक काम करो, 1 मिनट रुकिएगा, मैं ना आपको आपका जो मैसेज है अभी मैं टीम को डाल दिया मैंने, दिल कॉल यू अप।
वो आपको तुरंत कनेक्ट कर लेंगे आपसे, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है, चलिए आइए। अच्छा ओके, हाँ अब आते हैं। अब देखना अभी क्या करेंगे। ओके 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 ओके, ठीक है। अभी सुभिजीत अभी पूछिएगा, अभी मैं ये आपको बता देता हूँ। ये वाला बताओ पहले, सबको अच्छे समझ में आया ना, खूब बढ़िया से, ठीक है। रश्मि आपका सवाल है, पार्लियामेंट तो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर बनती है ना। हाँ मतलब पार्लियामेंट जब मैं बोलूंगा तो ये समझ लेना मैं लोकसभा और राज्यसभा बोल रहा हूँ, ठीक है रश्मि। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमारी बात समझ में आ चुकी है। सर पास होने के बाद भी कोई एक्ट को सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू भी तो कर सकती है ना, अगर उससे वो सही ना लगे तो उसे रद्द कर सकती है। वेल सिद्धांत, आपने ना सवाल बहुत अच्छा पूछा, लेकिन थोड़ी सी चीज़ आपने मिस करी। देखो हमने ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमने ना जुडिशियल रिव्यू लिया हुआ है। कहाँ से लिया बताओ? हमने ये यूएसए से लिया है। सिद्धांत का सवाल सुनिएगा पहले आप सब लोग, अच्छा सवाल है। देखो सवाल ये है कि भाई मान लो कि ये एक्ट पास हो जाती, ठीक है। ये एक्ट पास होने के बाद भी भाई हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट है, वो देखेगी कोई अगर लॉ गलत पास हो गया तो भी वो उसको रद्द कर देगी। कंसेप्ट सही है लेकिन ये चीज गलत है। कैसे? हमने जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट लिया है यूएसए से। यूएसए में ये होता है, अगर कोई एक्ट गलत है तो वहां का सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। मतलब अब गलत का मतलब क्या हुआ? गलत कैसे भाई? गलत का मतलब यह है कि अगर सिटीजन्स के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को इवन आफ्टर द पैसेज ऑफ द एक्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं यार ये एक्ट सही नहीं है और ये एक्ट नहीं पास होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट, यूएस का सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। लेकिन भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, वो किसी भी एक्ट को सिर्फ इसलिए कि वो जनता के लिए सही नहीं है वो नल एंड वॉइड नहीं करार कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ तब नल एंड वॉइड करार कर सकता है अगर वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रही है। सिर्फ और सिर्फ तभी वो वॉयलेट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ तभी वो नल एंड वॉइड कर सकता है। बाकी चाहे कोई भी एक्ट कितनी भी डेट्रीमेंटल क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन SC and ST एक्ट, इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये एक्ट अच्छी है, लेकिन इसमें क्लॉज बहुत खराब है कि कोई भी व्यक्ति ने अगर कंप्लेन कर दी, किसी भी SC ST व्यक्ति ने, कि मेरे साथ शोषण हुआ है, तो सामने वाले व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसकी बात को सच माना जाएगा कि हाँ शोषण हुआ ही होगा। तो ये जो एक्ट है ये गलत है। आपको बताता हूँ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या हुआ, 16 साल का एक 16 साल की महिला ने केस करा एक 21 साल के पुरुष के ऊपर कि भाई एक रेप केस करा। 16 ईयर की एक महिला ने एक 21 ईयर के लड़के के ऊपर केस करा, 16 ईयर की बालिका ने 21 ईयर के लड़के के ऊपर केस करा, रेप केस करा। इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला इसको इस व्यक्ति को 10 साल की सजा दे दी गई यहां पर रेप के लिए। क्यों? और कोई नहीं चीज, मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स और फर्दर डीलिंग नहीं करी गई। जज ने यह बोला कि भाई 16 साल की लड़की है, वो झूठ नहीं बोलेगी, वो रेप जैसी चीज के लिए वो फॉल्स चीज नहीं बोलेगी, क्योंकि वो इंडियन लड़कियां जो हैं वो झूठ नहीं बोलती हैं कि उनके साथ रेप हुआ है। सिर्फ इस बेसिस के ऊपर 10 साल की जेल कर दी गई 21 साल के लड़के को। लड़का का कहना था एवरीथिंग वाज कंसेंचुअल। तो पॉइंट ये है कि भारत की जुडिशरी का मामला जो है वो बहुत ही अलग है। यहां क्या ही बता सकते हैं। आओ चलो नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, आइएगा। चलो हाँ जी प्रतीक बाबू, यार होता क्या है ना, 2-3 एक्ट्स हैं जैसे, इसमें ना आपको समझने में आसानी होगी। जैसे डाउरी एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज हो गया, ये इजी एक्ट्स हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, इसलिए हम इनका एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। आइए, अच्छा तो गलत और सही आप जुडिशरी में नहीं कह सकते दोस्त, वो है तो बस यही है। इंडियन जुडिशरी इज अ नेक्स्ट लेवल थिंग। हालांकि मैं ज़्यादा जुडिशरी के बारे में नहीं बोलूंगा, नहीं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है, ठीक है। आइए, अच्छा तो अच्छा ये बताना, ये बताइएगा कि तो अब समझ में क्यों बोलते हैं भाई साहब कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने। पीपल हैव नो फेथ इन इंडियन जुडिशरी, बहुत ही कम फेथ बचा इंडियन जुडिशरी में लोगों का। अच्छा सस्पेंसिव वीटो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं, फिर देखते हैं पॉकेट वीटो की बात करते हैं, पॉकेट वीटो की बात करते हैं। अब देखिए पॉकेट वीटो का आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए पॉकेट वीटो क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट के पास, देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, प्रेसिडेंट के पास में बिल पहुंचा। अब प्रेसिडेंट के पास में जब बिल पहुंचा तो यहां पर क्या हुआ, इनके पास कौन कौन से 2 ऑप्शन है बताओ। इनके पास में ना 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन ये है कि भाई आप या तो इसको साइन कर दो, राइट, या आप इसको
रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर नहीं सकते, या आप इसको रिकंसिडर करने के लिए भेज दो। बेसिकली यही दो ऑप्शन है, या तो साइन कर दो या रिकंसिडर करने के लिए भेज दो, हाँ या ना। तो पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि एक ऐसा काम करना, उसमें लिखा गया है कि आप साइन कर दो या रिकंसिडर करने के लिए भेज दो, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि आप कितने टाइम में ये काम कर दो। ना तो ये लिखा है कि इतने टाइम में ही साइन कर दो, ना तो ये लिखा हुआ है कि इतने टाइम में ही रिकंसिडर करने के लिए भेजो। तो ऐसे में क्या होता है समझना, ऐसे में क्या होता है, लोग अपने पास रख लेते हैं कि भाई ऐसा है, दोबारा जो है हमें ये काम करना ही नहीं, मतलब हमने अपने पॉकेट में ही रख लिया, हमने अपनी पॉकेट में ही रख लिया, क्योंकि टाइमलाइन तो नहीं दी है ना संविधान में। संविधान कहता है या तो साइन करो या रिकंसिडर के लिए भेज दो, या तो साइन करो या तो रिकंसिडर के लिए भेज दो, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर ही करो। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए प्रेसिडेंट क्या करते हैं, बिल को इंडेफिनिट टाइम तक अपने पास में रख लेते हैं, समझे। एक एग्जाम्पल देता हूं, देखो हुआ क्या था, ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी बिल, एक राइट टू प्रॉपर्टी बिल, देखो राइट टू प्रॉपर्टी बिल 1950। देखिए मैं आपको इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा और ध्यान रखिएगा, हो सकता है कुछ इसको ना जब आप पढ़ाई करिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, पर्सनल मत होइएगा। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से होंगे, किसी कास्ट से होंगे, किसी पर्टिकुलर जेंडर से होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी यार, अरे यार ये तो गलत है, ये तो पर्टिकुलर मेरी कास्ट के लिए गलत चीज़ हो गई, या मेरे जेंडर के लिए गलत हो गई, या मेरे रिलीजन के लिए गलत हो गई। जब आप पढ़ाई करिए तो इसके बिल्कुल ऊपर उठ जाइए। अब देखिए इस चक्कर में हमको 50 साल पुराना केस ढूंढने को, हम 50 साल पीछे जाना पड़ रहा है केस में, नहीं तो हम रीसेंट एग्जाम्पल देते हैं आपको कोई ना कोई। तो इस अगर चीज़ों को समझना है तो आपको उस तबके से ऊपर उठना पड़ेगा कि यार आई वांट टू अंडरस्टैंड द मेन क्रक्स, मुझे सच्चाई जाननी है, मुझे सही चीज़ समझनी है, ठीक है। आओ, वो टाइम फ्रेम लिखा है दोस्त, राइट टू प्रॉपर्टी बिल का आंसर देता हूं, अच्छा समझो। तो राइट टू प्रॉपर्टी बिल में क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी बिल में 1950 में भारतीय पार्लियामेंट पहली नई पार्लियामेंट बनी थी। प्रॉब्लम ये थी इस समय जमींदार बहुत थे। अब जमींदार बहुत थे और सरकार का रूल ये था कि भाई साहब, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स आया था, जमींदारों से जमीनों को लेना है और इनको जो बाकी किसान है इनमें बांटना है और इनको एक पर्टिकुलर मुआवजा देना है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या था, अब एक ये बनाया गया कि हम जमींदारों को इतना ही मुआवजा मतलब एक मैक्सिमम सीलिंग दे दी गई, एक मैक्सिमम सीलिंग दे दी गई और पार्लियामेंट ने बोला हाँ ये सही है, ये मैक्सिमम सीलिंग दे देते हैं, इससे ऊपर जमीन किसी के पास नहीं हो सकती है। अब जरा आप सोच के देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर एक चीज समझिएगा कि यहां पर अगर मान लो किसी के पास 10 एकड़ जमीन आप खरीद रहे हैं, यार उसको भी आपने बोला है कि हम इतना ही मैक्सिमम पैसा दे सकते हैं, और किसी की आप मान लो 200 एकड़ या 500 एकड़ या उस समय तो 3-3 हज़ार एकड़ जमीन हुआ करती थी, 200 एकड़ वाले व्यक्ति को और 3,000 एकड़ वाले व्यक्ति को क्या आप सेम पैसा भेज सकते हैं? बोलो, क्या आप सेम पैसा दे सकते हैं? नहीं ना, आपको पैसा अलग अलग देना पड़ेगा ना। तो क्या ये बिल सही था? लेकिन पार्लियामेंट ने बोला अरे इतना ही पैसा बहुत है भाई उसके लिए। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं, उस आदमी ने, उसके होता है जो फोर फादर्स उन्होंने बहुत मेहनत करी हो तब जाके इतना पैसा एकत्रित किया हो, राइट। तो इसीलिए क्या किया गया, ये एक राइट टू प्रॉपर्टी बिल भेजा गया। अब उस समय प्रेसिडेंट साहब थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, यहां पर इसको पॉकेट वीटो कर दिया इस बिल को, मतलब कभी पास ही नहीं किया। उन्होंने मैक्सिमम टाइमलाइन का यूज करते हुए उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। बोलो बात समझ आ गई क्या होता है ये? ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। ठीक है, अब आओ आगे चलें, यहां तक अच्छे से समझ में आया है? ठीक है, अब देखिएगा तो, लेकिन हाँ ये ना करते नहीं है यार इसको ना, नॉर्मली ना इसको, ये जितना कहना आसान है ना, ये सोचो इसका इतनी कम बार इस्तेमाल हुआ है, बहुत कम टाइम इस्तेमाल हुआ है पॉकेट वीटो का। अब्दुल कलाम साहब के पास एक बिल पहुंचा था, बहुत खराब बिल था वो, सोनिया गांधी जी के कैंडिडेचर को लेकर के था, उनके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वो साइन नहीं कर, वो उनका मन नहीं था साइन करने के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, दोबारा उनके पास वही बिल आ गया, उन्होंने ज़बरदस्ती साइन किया। बाद में उन्होंने अपनी किताब में लिखा है आई नेवर वांटेड टू साइन दैट बिल बट मुझे करना पड़ा। अच्छा, अब देखो एक और चीज़ आती है एब्सोल्यूट वीटो। अब ये क्या होता है साहब? एब्सोल्यूट वीटो को समझते हैं, ध्यान से सुनना और मन में जो प्रश्न है ना सब पूछना। हम ये चाहते हैं कि आपको मतलब सबसे अच्छे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज हो आपके पास में। देखो ये क्या होता है, यहां पर अपनी एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, यहां पर अपना असेंट ही विदहोल्ड कर लेते हैं, अपने मतलब मना कर देना, इसको बोलते हैं असेंट विदहोल्ड कर लेना। यानी
टू डिनाई साइनिंग, भाई ऐसा है हम नहीं करते, जाओ। साइन करने से ही मना कर देना, इसको बोलते हैं, ठीक। ये नॉर्मली कब होता है समझना, ये नॉर्मली कब करते हैं, जब प्राइवेट मेंबर का कोई बिल आता है, यानी कि जैसे, या फिर मान लो ऐसा हुआ कि कोई बिल पास कर रहे थे, अब बिल के पैसेज में ही इतना टाइम लग गया, जैसे मान लो क्या हुआ, कोई मॉनसून के टाइम पर कोई बिल लॉन्च किया गया, जब मॉनसून सेशन था तब बिल लेके आए। आपको बता दूं पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, एक जनवरी, ये आपका सॉरी, एक आपका लगभग वही जनवरी फरवरी मार्च में होता है बजट सेशन सबसे बड़ा, फिर बीच में होता है मॉनसून सेशन जुलाई अगस्त वगैरह में, और फिर एक होता है विंटर सेशन जो कि अभी नवंबर दिसंबर में होता है, वो विंटर सेशन होता है, ठीक है। अब मान लो मॉनसून सेशन से कोई बिल इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर, लेकिन वो पास ही नहीं हो पाया, पार्लियामेंट खत्म हो गई, तो जब वापस से विंटर सेशन आएगा ना, तो दोबारा से वो बिल जो है वो वही वाला बिल उठा लिया जाएगा, ठीक, वही वाले बिल पे दोबारा चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। तो अब होता क्या है, मान लो मॉनसून सेशन जब चल रहा था तब जो बिल लाया गया, अब विंटर सेशन आते आते 6 महीने में लग रहा है कि यार उस बिल की अब आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट साहब के पास भेजा जा चुका है। तो ऐसे में क्या होता है, प्रेसिडेंट मना कर देते हैं, हम साइन नहीं करेंगे, माने उनके पास एक्चुअल में मंजूरी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की या पार्लियामेंट की, हाँ ठीक है अब ये बिल इतना ज़रूरी नहीं है, तो अब आप इस बिल को मना भी कर सकते हैं आप इसको। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या है ये, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है, चलो वेरी गुड, यहां तक हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया देखिएगा, दोनों सही हैं, पॉकेट वीटो भी सही है। सिद्धांत आपको बताता हूँ, शौर्य में जो दिया हुआ है ना उसका रीज़न बताता हूँ क्या हुआ। 1986 में जब दूसरी बार 1987 में ये बिल फिर आया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल था वो, और वो प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन के पास में आया था, तब उन्होंने पॉकेट वीटो एक्सरसाइज किया था उसमें, तो वो उस समय प्रेसिडेंट थे आर वेंकटरमन। तो अब यहाँ पर सस्पेंसिव वीटो ज्ञानी जैल सिंह के लिए, और 1987 में जो आया वो आर वेंकटरमन, तो इन्होंने पॉकेट वीटो डाला था उस पर। अच्छा, तो आप लोग तीनों ये समझ गए। अब जरा यहां पर आओ, देखो आप लोग ये समझ गए, एक मिनट रुकना, अब जरा ये बताना कि आप सस्पेंसिव वीटो समझ गए, पॉकेट वीटो समझ गए, एब्सोल्यूट वीटो समझ गए। हाँ जी, ये बहुत रेयर होता है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहेंगे कि हाँ ठीक है हमने भेज दिया लेकिन अब आप मना कर दो। होता नहीं है, हम लोग सामान कोई भिजवा देते हैं कहीं साइन करवाने के, लेकिन फिर कहते हैं अरे रहने दीजिए अब जरूरत नहीं उसकी साइन करने की। बस उसी केस में प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं। पॉकेट वीटो ये होते इनफैक्ट सारी रेयर होते हैं ये पॉकेट वीटो, जब इंडेफिनेट टाइम के लिए पॉकेट में रख लें अपनी, और सस्पेंसिव का मतलब जब रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें उसको सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। ठीक है, चलिए शाबाश, ये बात हमारी समझ में आ गई है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी आती है, फिर यूएस में हमने हालांकि ये लिया यूएस से, लेकिन यूएस में एक और होता है क्वालिफाइड वीटो, बट उसकी नीड नहीं है अपने को। अच्छा, अब देखो, अब आते हैं दूसरी चीज़ पे आते हैं। अब हम आते हैं पार्डन पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये भी यार बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम आपको जरा ना इसको सिखाते हैं, समझाते हैं। देखो, अब हम आते हैं आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 72 पे आते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्डन पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये कम लोगों को याद रहता है, पार्डन पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्डन पावर्स क्या क्या होते हैं। तो पार्डन पावर्स की बात करेंगे, यहां पर क्या होता है, एक इंसान, देखना अगर पहले एक एक बताते हैं आपको कितनी होती हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास होती हैं। आर्टिकल 72 के हिसाब से प्रेसिडेंट पे होती हैं, फिर गवर्नर की बात तब करेंगे जब वो आएगा। तो सबसे पहला आता है, इसमें कितने प्रकार का पार्डन होता है। देखो, पहला होता है पार्डन माने माफी। इसका मतलब ये होता है कि आपने कंप्लीटली आपने माफी दे दी, कि मतलब ऐसे जैसे इंसान ने जुर्म कभी करा ही नहीं था। समझ गए ना, कि आपने जैसे आप जितने भी उसका पनिशमेंट थी उसको दोषी ठहराया गया था, आपने सब मतलब पूरा दामन साफ, ऐसा समझिए। पार्डन करना मतलब पूरा दामन ही साफ कर दिया अपने व्यक्ति का, कि वो क्रिमिनल ही नहीं कहला सकता, प्रीवियस क्रिमिनल भी नहीं कहला सकता। एग्जाम्पल देता हूं, कहानी क्या हुआ था यहां पर समझना। और ये कई लोगों के, ये मतलब ये कैसे काम करता है, ये प्रेसिडेंट के पास में ना लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं कि भाई हमको ना पूरा आप हमें ऐसा पार्डन दे दीजिए हमको, प्रेसिडेंट के पास में, गवर्नर के पास में, ये सब होता है। अब देखना यहाँ पर हुआ क्या था, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल आता है नानावटी केस 1961 का। नानावटी केस, शायद आपने न्यूज़ में कभी ये नाम सुना हो नानावटी का। नानावटी केस जो है ये मतलब बहुत ही फेमस लीगल केसेस में से है ये। इसमें बहुत, ये मीडिया में भी खूब हाईलाइट हुआ था, सब हुआ था। अब देखो हुआ क्या था, एक कमांडर हुआ करते थे जिनका नाम था KM नानावटी। कमांडर KM नानावटी। अब ये कमांडर कहाँ के हुआ करते थे, KM नानावटी। तो कमांडर कहाँ के हुआ करते थे, ये इंडियन नेवी के कमांडर थे ये। ठीक, अच्छा, अब इनकी एक वाइफ भी थी, इनकी वाइफ का नाम था सिल्विया।
के.एम. नानावटी, ये हो गए कमांडर, और इनकी वाइफ का नाम है सिल्विया, और इनसे इनको 3 बच्चे हुआ करते थे। हाँ, इतिहास नहीं पढ़ रहे, अभी इन सब की जरूरत पड़ेगी, देखिएगा। अब हुआ क्या, तो और ये मतलब बहुत फेमस फैमिली थी ये, और एक सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन होता क्या था कि जब ये कमांडर नानावटी जो थे, ये ड्यूटी, क्योंकि एक बड़ी फेमस सी कहावत भी है, खैर अब कहावत तो हम क्या ही बताएं आपको। एक तो होता क्या है ये कि के.एम. नानावटी साहब जो हैं, ये तो ड्यूटी पे रहते थे, तो ये अक्सर अपनी ड्यूटी, नेवल ड्यूटीज़ के लिए ये बाहर रहते थे। और तो पति जो है ये कहाँ है, फौज में, ठीक। तो पति जो है वो फौज में, और यहाँ जो घर पे जो ये है सिल्विया, अब इन्होंने क्या हुआ, इनका एक प्रेम आहूजा एक बिजनेसमैन थे, और ये फैमिली के फ्रेंड ही थे। इनका नाम था प्रेम आहूजा। अब प्रेम आहूजा के साथ क्या हुआ, इनका जो है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। अब हुआ क्या कि यहाँ पर नानावटी से इन्होंने यहाँ पर कन्फेस कर दिया कि हाँ भाई देखिए ऐसा है, हाँ हम तो हैं, हूँ मैं प्रेम के साथ, हाँ मैं करती हूँ प्रेम को प्रेम। तो ये नानावटी से हो गया। अच्छा, अब जब इन्होंने अपनी वाइफ का अफेयर सुना, तो ये इमोशनली इतने डिस्ट्रेस हो गए कि यहाँ पर ये अपने बच्चों को सिनेमा ले जा रहे थे, मूवी, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को ये मूवी दिखाने ले जा रहे थे। बोले कि देखिए, अरे मैं जा रहा हूँ, ज़रा नेवल बेस में जाना है। अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेकर के आए, और उसके बाद प्रेम आहूजा के घर में गए, प्रेम आहूजा से मिले और बोले देखो ऐसा है, पूछा कि ये बताओ कि तुम मेरी वाइफ से शादी करोगे, मेरे बच्चों का ध्यान रखोगे। और उसने बोला कि नहीं यार, शादी वादी नहीं करनी भाई, मेरे को छोटा अपना पार्ट टाइम अफेयर था, ठीक है। अब जैसे ही उन्हें ये पता चला, सी इमेजिन द प्लाइट ऑफ द हस्बैंड, कि ही इज ड्राइविंग हिज वाइफ who is allegedly accepted that she was cheating on him, and then उसके बाद में जब ये हो गया, उसके बाद सीधे फिर he drives his 3 children and Sylvia to the home of प्रेम आहूजा, एंड उनसे पूछते हैं शादी करोगे। अब बोलते हैं नहीं, शादी नहीं करूंगा। एंड देन वहाँ पर क्या करते हैं, बोले अरे तो ऐसी था, शादी कौन करेगा, बच्चे कौन संभालेगा तुम्हारे। और यहाँ पर नानावटी ने गोली मार दी, समझ गए, बस। तो ये पूरी कहानी थी। इसके बाद गोली मारने के बाद फिर वो पुलिस स्टेशन गए और खुद ही सरेंडर कर दिया, ठीक है। ये पूरी कहानी जो थी ये, और फिर पूरा एकदम ये सब न्यूज़ में आ गया, ये सब कुछ हुआ। एंड दैट इज यहाँ पर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नानावटी ट्रायल्स चलते हैं। नानावटी को, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने ही मर्डर किया भी हुआ था, के.एम. नानावटी ने, इनको सज़ा हो जाती है। और फाइनली फिर होता ये है कि इनिशियली इनको ज्यूरी फ्री कर देती है, बट बॉम्बे हाई कोर्ट जो है ये इनको फिर सज़ा देता है। और पब्लिक रिएक्शन इनके फेवर में था, मीडिया कवरेज इनके फेवर में था। देन इट वाज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। उनका नाम जानते हैं कौन था? गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र उस समय कौन थी? गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र थी विजय लक्ष्मी पंडित। कुछ याद आ रहा है ये नाम? ये थी विजय लक्ष्मी पंडित, और इन्होंने इनको पार्डन कर दिया था, समझे। तो ये पार्डन कर दिया था। और ये भी, इसमें भी ना प्रेम आहूजा की फैमिली का एक काफ़ी बड़ा रोल था। उन्होंने ही बोला था कि हाँ इनको माफ़ कर दिया जाए। और प्लस पारसी कम्युनिटी पूरा बहुत स्ट्रांगली फेवर करती थी नानावटी को। तो ये पूरी कहानी है, समझ गए ना। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ। आपने यूएस में केसेस में देखा होगा ज्यूरी सिस्टम हुआ करता था, याद है? यूएस में आप कभी कोर्ट देखो, ज्यूरी सिस्टम होता था। तो हालांकि यहाँ पर क्या हुआ, ज्यूरी मतलब क्या होता था, जज एक होता था, लेकिन साथ में ना एक्स्ट्रा लोग हुआ करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूँ आपको, बहुत ही, ये आप यूपीएससी पढ़ोगे ना तभी आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे, ध्यान से सुनना। आप यूएस में कभी भी कोई कोर्ट ट्रायल देखोगे, उसमें एक जज होता है और उसके साथ में ना कई सारे ज्यूरी मेंबर्स होते हैं। ज्यूरी मेंबर समाज के प्रतिष्ठित लोग होते हैं, 10-15 लोग होते हैं। और ज्यूरी मेंबर अपनी जो राय बनाते हैं, जज की राय उस पे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो भारत में भी ज्यूरी सिस्टम हुआ करता था, और ये हमने नानावटी केस के बाद में, क्योंकि ज्यूरी ने इनको माफ कर दिया था, फिर प्रेम आहूजा की फैमिली ने बॉम्बे हाईकोर्ट को अप्रोच किया था। एंड दैट इज व्हेन भारत में फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ज्यूरी सिस्टम नहीं हम रखेंगे, क्योंकि ज्यूरी जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है पब्लिक ओपिनियन और मीडिया ओपिनियन से। एंड दैट वाज द मच हाईलाइटेड नानावटी केस। इसके बाद भारत में ज्यूरी सिस्टम को खत्म कर दिया गया। ज्यूरी सिस्टम वाज ओवर आफ्टर दिस केस। बोलो भाई, मजा आया? बजाओ ताली, ठीक है। चलिए, ऑल गुड है जी। तो अब यहां से पूरी के.एम. नानावटी पारसी फेवरेट, वाई? खेमचंद इसलिए क्योंकि देखिए वो पारसी थे ना, नानावटी खुद भी पारसी थे। ठीक, चल आगे बढ़ा जाए, आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमने देख लिया, गवर्नर थी, इन्होंने पार्डन पावर कर दिया। आई होप आपको पार्डन पावर समझ आ गया। अब अगली पावर पे चलते हैं, ठीक है। बढ़िया, ऐसी कहानी सुनते रहिए, सारी पावर शावर करते रहिए, है ना, बढ़िया मज़ेदार है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये फ़ायदा होता है यार कि जब टाइम है तो आराम से चर्चा हो सकती है। अब देखिए, अच्छा अगली कहानी पे आते हैं दोस्त। नेक्स्ट कहानी हमारे पास आती है और इस केस को हम कहते हैं, दूसरी कहानी आती है, इसको बोलते हैं कम्यूटेशन, ठीक है। सुनना, अब यहाँ पर क्या आता है, सेकंड आता है हमारे पास में कम्यूटेशन। कम्यूटेशन, अब ये क्या होता है भाई साहब? कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ ना कि लोगों को ये कम समझ में आता है ये चीज़, इसलिए आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आप ना पनिशमेंट नहीं कम करते। एक होता है पनिशमेंट की सिवियरिटी, आप इसमें पनिशमेंट की ना सिवियरिटी को कम करते हैं कि कितनी सिवियरिटी को आप लेसन करते हैं, यानी कि आप कम करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जैसे मान लो अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, तो आप इसको कम करके आप इसको क्या कर दोगे, आप इसको आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दोगे, समझ गए। या फिर मान लो क्या है कि मान लो किसी को 20 साल का, मान लो किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है, तो आपने क्या किया, आपने इसको बोला कि ठीक है, अच्छा चलो तुम 5 साल का सेंटेंस, तुम 5 साल की जेल कर लो बस। माने जो उसकी सिवियरिटी है, लाइफ, जैसे लाइफ सेंटेंस से कम सीवियर स्टेजेस ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ये एक लेवल की सजा होती है, उससे बड़े लेवल की सजा ये होती है, सबसे बड़े लेवल की सजा होती है। तो आप इसमें लेवल ऑफ पनिशमेंट कम करते हैं। आप सोचोगे सर ये भी तो ड्यूरेशन है, नहीं ड्यूरेशन नहीं होता, ड्यूरेशन ऐसे गिनेंगे, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो आपको जीवन भर जेल में रहना है, और इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हम ड्यूरेशन तब गिनते हैं, जैसे मान लो 20 साल की सजा को कम करके 5 साल कर दिया, यहां तो जीवन काल की सजा थी, तो इसको एक लेवल माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको रीसेंट एग्जाम्पल देता हूं, एक बढ़िया सा एकदम गरम ताजा एग्जाम्पल लेंगे या पुराना एग्जाम्पल लेंगे, बोलो कैसा दिया जाए? बोलो ताजा एग्जाम्पल दें आपको, बिल्कुल एकदम कढ़ाई से निकाला हुआ अभी। चलो ठीक है, गरम चीज परोसते हैं, ठीक है। देखो, तब कहानी आती है दोस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये, कि कैसे डेथ सेंटेंस जो है इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करा गया है। पहले आइए थोड़ी भूमिका बनाते हैं, माने केस का बैकग्राउंड समझते हैं। तो केस जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो केस है नलिनी। नाम सुना है आपने? नलिनी करके कोई नाम सुना है आपने कभी? सो जो केस हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है नलिनी श्रीहरन का केस। आइए, द इंटरेस्टिंग केस ऑफ नलिनी श्रीहरन, सुनिएगा। तो नलिनी श्रीहरन की कहानी कुछ ऐसी थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी हुआ करते थे, इनकी मृत्यु, इनको असैसिनेट कर दिया गया था 21 मई 1991 में। कहाँ पर करा गया था साहब? तमिलनाडु में इनको असैसिनेट कर दिया गया था, ठीक है। असैसिनेशन जो है ये धानु नाम की एक महिला थी, उसने करा था। किसने करा था? इनको बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, और उसका नाम क्या था? उसका नाम, उस महिला का नाम था धानु। धानु जो थी वो एक मेंबर थी लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ऑफ एल्लम, लिट्टे नाम की एक संस्था थी, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो श्रीलंका में रहती थी, ठीक है। अब हुआ क्या था, श्रीलंका की, वो लोग कह रहे थे श्रीलंका में तमिलियंस रहेंगे, श्रीलंका वाले लोग कह रहे थे नहीं वो नहीं रहेंगे, मतलब नॉर्थ श्रीलंका, देखो जैसे श्रीलंका ये है तो श्रीलंका के इस पार्ट में ना तमिलियन ज्यादा रहते हैं, तो इससे जो नेटिव लोग थे वहां के सेनेलिस का कहना था कि नहीं भाई ये आप लोग नहीं रहेंगे, हम रहेंगे। तो इससे क्या हुआ, इन लोगों ने एक मिलिटेंट फोर्स बना ली लिट्टे नाम की। अब क्या हुआ, यहाँ फाइट होने लगी। राजीव गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी देखिए ये आ गए राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ने बोला अपनी आर्मी भेजी, बोले हम आर्मी भेजेंगे लिट्टे का सफाया करने के लिए। अब लिट्टे इनसे नाराज हो गया, बोले तुम आर्मी भेजोगे, तुम तो इंडियन हो, तुम्हें तो अपने तमिल भाइयों का सपोर्ट करना चाहिए, और तुम आर्मी भेजोगे, तो इनसे नाराज हो गए। तो इसी के चलते लिट्टे की धानु ने क्या किया, इनके पास आई और यहां पर ये इनको मार दिया, ठीक है। अच्छा अब समझना, अब इसमें हुआ क्या, धानु ने तो मार दिया, एक अपने शरीर के ऊपर एक बॉम्ब पहना और धानु ने बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया जब इनको माला पहना रही थी तब। इसी के साथ में एक महिला थी नलिनी श्रीहरन। तो नलिनी श्रीहरन और इनके हस्बैंड थे मुरुगन। नलिनी श्रीहरन और मुरुगन ये दोनों भी लिट्टे के ही लोग थे। अब इन लोगों को भी इनको ये भी इन्वॉल्व थे इसी में, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया कि आपने प्राइम मिनिस्टर की हत्या का प्लान बनाया, असैसिनेशन का प्लान बनाया है। मेन काम ये था राजीव गांधी को एक्सेस दिलाने का काम नलिनी ने किया था, समझे।
ताकि इसमें हुआ क्या था, राजीव गांधी ही नहीं, राजीव गांधी के संग 14 लोग और मारे गए थे। तो नलिनी श्रीहरन का काम बहुत इंपॉर्टेंट था। इसने क्या किया था, सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ में धांधली करके धानु, बॉम्ब वाली धानु, एक महिला बॉम्ब लेके प्राइम मिनिस्टर के पास तक आ गई। बहुत बड़ी बात है, इसमें किसी अंदर के आदमी को मिलाना जरूरी है। नलिनी श्रीनिवासन अंदर मिली हुई थी। नलिनी श्रीनिवासन धानु को पूरा एक्सेस दिलवाया कि कैसे, किस तरीके से तुम यहां पर आ सकती हो, और 14 लोगों को बांध दिया गया। फिर 14 लोग भी मर गए इस बॉम्ब ब्लास्ट में। नलिनी अपने हस्बैंड के साथ में, इनको अरेस्ट कर लिया गया असैसिनेशन के बाद में। ये 1991 से लेके 1999 तक की ये केस पूरा चला है। नलिनी के साथ में 25 और लोगों को इन्वॉल्व करा गया था इस प्लॉट में। फाइनली हुआ क्या, सन 2000 में क्या हुआ, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने, सुनना, इनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। 1999 में इनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। अब हुआ क्या, अब देखो सेंटिमेंट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक तमिल थी ना, तमिलियंस की आज़ादी के लिए लड़ रही थी कि यहाँ जो तमिलियंस रह रहे हैं वो भले, हालांकि वो दूसरे की ज़मीन पे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये गलत चीज़ के लिए भी लड़ रही थी। अगर ये उनके हिसाब से, मेरा तो कोई इसमें कोई पर्सनल व्यू नहीं है भाई, आई डोंट वांट टू बी अनदर राजीव गांधी। तो अब हुआ क्या, इन्होंने, तो अब जनता इनके बहुत सपोर्ट में थी कि हाँ तुमने सही किया, तुम मार्टियर, तुम बहुत बढ़िया काम किया तुमने, तो हमारी हीरो हो। तो गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने सन 2000 में क्या किया, इनको कम्यूट कर दिया, मतलब इनका कम्यूटेशन कर दिया सन 2000 में। कैसे करा, जो इनका डेथ सेंटेंस था ना, इनके डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया यहां से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया। और हुआ क्या, अब ये भी कैसे हुआ समझिएगा, यहाँ पर इन सपोर्ट मिल गया था इनको, राजीव गांधी की फैमिली ने ही, बेसिकली सोनिया गांधी ने ही ये पिटिशन डाली थी कि ठीक है इनको आप कर सकते हैं, समझ गए आप। तो मतलब हस्बैंड की जो वाइफ है उन्होंने ही बोला कि हाँ मेरे हस्बैंड के जो कातिल हैं उनको आप छोड़ दीजिए। वोट बड़ा ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया नहीं भैया, कुर्सी। चलिए बताओ। हाँ जी, हाँ जी, चलिए बोलिए भाई, यहां तक की पूरी बात समझ आ गई आपको बढ़िया से। सोनिया गांधी ने वाई, सोनिया गांधी ने, देखो भाई, सोनिया गांधी ने इसलिए क्योंकि यहाँ ऐसा करके ना सारे तमिलियंस का एक फेवर आ गया उनको, कि तमिलियंस की नज़रों में सोनिया गांधी जी भी हीरो बन गई। बात समझ आ गई, चलिए आइए, अच्छा आओ, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात हो गई, समझ आ गया। तो गाइस आपको कम्यूटेशन क्लियर है, धानु के डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके क्या कर दिया गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कवर कर दिया गया। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यार एक बात बताओ, अगर ऐसे पढ़ोगे तो इससे अच्छा यूपीएससी बैच ना चला दें, हैं? एसएससी भी ऐसे पढ़ेंगे, कतई बिल्कुल यूपीएससी देने जा रहे हैं। देखिए, और इस अगर मैंने सीधे नाम बताने, अरे नहीं सर एक्सप्लेनेशन सर वो बताइए, केस बताइए, तो सीधे यूपीएससी बैच खोल देना चाहिए था मुझे। रेमिशन देखिए, समझ गए ना। अच्छा, कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन और पार्डन क्या होता है। पार्डन में हमने नानावटी केस देखा, केस याद कर लो, नानावटी केस में क्या हुआ था, पूरी माफ़ी। कम्यूटेशन भी हमने देख लिया क्या होता है, कम्यूटेशन में डेथ सेंटेंस से सीधे हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अच्छा अब देखिएगा, इफ़ वी सर्च सम थिंग्स ऑन गूगल लाइक हाउ टू मेक बॉम्ब, हाउ टू असैसिनेट समवन पॉलिटिकल लीडर, उससे क्या होगा। रोहित भाई क्यों समस्या इन्वाइट करना चाहते हैं? चलो आओ देखो, अब देखिए अब क्या करेंगे। हाँ, अफजल गुरु केस भी बता दें, सब यही बता दें, है ना। अच्छा, फिर कहिएगा सर सिलेबस जल्दी जल्दी करवाइए। अब ये देखिए, चलिए फिर रेमिशन पे आते हैं। अब रेमिशन का मतलब क्या होता है, देखो इसमें रेमिशन मतलब रिबेट, मतलब कम कर दिया। तो इसमें ना सेंटेंस को कम करते हैं, इसमें ना हम सेंटेंस को लेसन कर देते हैं। जैसे जब मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो किसी को 20 साल की जेल है ना, 20 ईयर की जेल है। अब मान लो उसका कंडक्ट वंडक्ट सब बढ़िया है, तो उसको क्या करा, उसको अगर मान लो 10 साल कवर कर दिया, तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका, ये आपका रेमिशन आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब आपको इसका भी एग्जाम्पल देते हैं।
चलो ताज़ा ताज़ा एग्जाम्पल दिया जाए, वही कढ़ाई में से निकाल के। चलो भाई ठीक है, कढ़ाई में से निकाल के एग्जाम्पल दिया जाता है आपको ताज़ा सा एकदम। कहानी आती है बाबा की। बाबा कौन है? बाबा है संजय दत्त। देखिए संजय दत्त की कहानी बताता हूँ आपको, इसी बहाने आपको संजय दत्त का केस भी समझा दूंगा। संजय दत्त आर्म्स, इलीगल आर्म्स पोजेशन केस। अब ये हुआ क्या था, संजय दत्त एक पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर थे, आप जानते हैं। 1993 में क्या हुआ दोस्त, 1993 में क्या हुआ, बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट हुए, मतलब जिसमें बहुत लोग खत्म भी हुए थे। बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट हुए 1993 में। अच्छा, अब क्या हुआ, ये अटैक हुआ है 12 मार्च को, और यहाँ पर लगभग 250 से ज़्यादा लोग मृत हो गए थे और 700 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे, बैडली इंजर्ड हो भी, किसी का पैर फट गया, हाथ कट गया, ऐसे करके। तो अभी क्या हुआ, ये इसमें अंडरवर्ल्ड लो, और इसमें पूरा अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्वमेंट था उसमें। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में आया कि संजय दत्त के पास में AK-56 राइफल और एक पिस्टल है। अच्छा, अब क्या है, और ये उनके पास आई कहां से, जो लोग ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे उससे मिली है उनको। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, अब संजय दत्त के पास क्या आया, AK-56। अच्छा, ये जो राइफल है ना, ये सिर्फ मिलिट्री यूज कर सकती है, और वहां पर जो ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट ने लोगों के पास निकली थी, माने जो टेररिस्ट थे। इसका मतलब ये लिंक समझ में आया कि AK-56 जो राइफल है ना, टेररिस्ट के पास से उनके पास आई है। उन्होंने बोला कि नहीं यार, ये मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखी है। सरकार ने पूछा, है सिक्योरिटी के लिए आपने AK-56 रखी हुई है? ये राइफल सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के पास ही हो सकती है और किसी के पास नहीं हो सकती, आपके पास आई कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बोले कि नहीं, वो मुझे ना थ्रेट मिल रही थी, जब ये कम्युनल राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, तो मुझे बहुत थ्रेट मिल रही थी, इसीलिए मैंने ले ली। लेकिन इस चीज़ से क्या हो रहा था, आर्म्स एक्ट जो है ये वॉयलेट हो रही थी। आर्म्स एक्ट कहता है कि बिना लाइसेंस के आप कोई भी बंदूक नहीं रख सकते, और AK-56 का लाइसेंस तो इम्पॉसिबल है किसी इंसान को मिल जाए। तो अब हुआ क्या, संजय दत्त को 1993 में अरेस्ट कर लिया गया। ये जेल में रहे काफ़ी टाइम तक। फिर हुआ क्या, इनको, और सुनिएगा, अब यहाँ काफ़ी टाइम जेल में रहे, फिर बाहर रहे, ये सब कुछ हुआ यहाँ पर। अब हुआ ये, इसके लिए इनको सज़ा पता है कब मिली है, समझिएगा। भारत के जुडिशरी को सैल्यूट करेंगे आप। 1993 का केस है ना, ये केस चलता रहा। आर्म्स एक्ट 2007, आर्म्स एक्ट के तहत 2007 में इनको सज़ा मिली है संजय दत्त को, और इनको 6 साल की जेल, 6 इयर्स की इनको जेल की सज़ा हुई है इनको 2007 में। बात समझे? तो अच्छा, फिर क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, बोले कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, बोले नहीं यार ऐसा है, ये बिल्कुल सही है, और ये सही है। हाँ, अब हुआ यहाँ पर क्या, बोले देखो ऐसा है, आपको 5 साल की सज़ा जो है ये होगी ही होगी। अच्छा, तो 5 साल की सज़ा जो यहाँ पर है ये होनी पड़ेगी। 6 साल थे इनके जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है 6 साल नहीं 5 साल की, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ समझना, अब इन्होंने रेमिशन के लिए अप्लाई किया। क्या हुआ, टोटल 60 महीने की इनको सज़ा मिली थी, 5 साल होते हैं 60 महीने, टोटल 60 महीने की सज़ा मिली थी। इन्होंने 42 महीने इनके ऑलरेडी हो चुके थे। तो हुआ क्या, फरवरी 2016 में इन्होंने अप्लाई करा। अप्लाई करते ही इनको मिल भी गया, संजय दत्त को रेमिशन अप्लाई भी हो गया, इनका अप्रूव भी कर दिया गया। ठीक है, आपका बिहेवियर अच्छा था, कंडक्ट अच्छा था, तो इसलिए हम आपको, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हम अर्ली रिलीज कर देते हैं। तो 60 महीने के बजाय संजय दत्त को 42 महीने में रिलीज कर दिया गया। ये वो केस है जो 2007 में, जो 1993 का केस था, 2007 में इनको सजा मिली है। ठीक है, चलिए, तो ये है पूरी रेमिशन की कहानी। ठीक, रेमिशन समझ लिया हमने। अब हमारे पास क्या जाता है, फिर आता है रिस्पाइट। अब देखो, फिर आता है हमारे पास में रिस्पाइट। अब रिस्पाइट क्या होता है, रिस्पाइट का मतलब होता है कि अगर आप सेंटेंस को ना टेम्परेरी पोस्टपोन कर दें, टेम्परेरी आप क्या करें, टेम्परेरी आप पोस्टपोन कर दें किसी सेंटेंस को, इसको बोलते हैं रिस्पाइट। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो, टेम्परेरी पोस्टपोन करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई महिला है, अब वो एकदम प्रेग्नेंट है, तो आपने क्या किया, थोड़ी देर के लिए सेंटेंस को रोक दिया। या मान लीजिए कोई ऐसा है, कोई किसी को मान लीजिए बिल्कुल किडनी फेलियर हो रहा है, जीने का 1 ही महीना बाकी है, या किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, तो आपने, जैसे मान लो प्रेगनेंसी का एग्जाम्पल देता हूँ, 2 साल 3 साल की सजा मिली, अब वो महिला प्रेग्नेंट है, तो आपने बोला 6 महीने के लिए सजा को हम रोक देते हैं, मतलब 6 महीने के लिए वो घर जा सकती है, अपने घर पे रहेगी, जब प्रेग्नेंट अपने बच्चे को डिलीवर कर लेगी, उसके 2-3 महीने और उसका ख्याल रखेगी, फिर आकर के अपना जेल टर्म को पूरा कर लेगी। ठीक, जैसे जवान मूवी में भी दिखाया गया है। तो ये जो कहानी है ये आती है रिस्पाइट की कहानी, कि हमने टेम्परेरी पोस्टपोन कर दिया। आपको याद होगा जवान मूवी में जो ये है, क्या बोलते हैं, क्या नाम है यार, रणवीर सिंह की वाइफ का,
तो दीपिका पादुकोण को सजाए मौत मिलती है, फांसी की सजा मिलती है, राइट, डेथ सेंटेंस मिलता है। लेकिन क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है इसलिए उसको डिले कर दिया जाता है 18 साल या 5 साल की, जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो सजा को डिले कर दिया जाता है। फिर वो बच्चा जेल में बड़ा होता रहता है। तो वो रिस्पाइट का केस दिखाया है वहां पर, ठीक है। तो प्रेग्नेंट प्रिजनर केस 2002 में हुआ था। एक महिला थी, और ये कहानी भी उन्होंने ना प्रेग्नेंट प्रिजनर केस 2002 से लिया हुआ, जवान मूवी में। 2002 में एक्चुअल में एक महिला थी, उसको डेथ सेंटेंस दिया गया था। लेकिन हुआ क्या कि डेथ सेंटेंस जब दिया गया था, वो प्रेग्नेंट देखा गया, वो प्रेग्नेंट है, उसको बोला गया ठीक है आप अपने बच्चे को पाल लो, और जब तक आपको बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक हम आपके सेंटेंस को ही पोस्टपोन कर देते हैं। फांसी होगी बट 5 साल बाद होगी आपको। ये होता है रिस्पाइट। फिर आता है 5वां, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं रिप्रीव। क्या बोलेंगे इसको हम कहेंगे रिप्रीव। रिप्रीव में क्या होता है? रिप्रीव में बोलते हैं कि देखो ऐसा है, सेंटेंस तो चलो ठीक है, आपको मतलब मान लो किसी ने कोई मर्डर करा हुआ है, ठीक है, उसको डेथ सेंटेंस दे दिया गया, लेकिन उसको लागू अभी नहीं किया गया। बोलेगा ठीक है यार देखो ऐसा है, तुमको भी एक मौका तो मिलना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं आपको तो आप बेहतर समझोगे। देखो रिप्रीव, तो रिप्रीव में होता क्या है, इसमें ना टेम्परेरी डीले करते हैं एग्जीक्यूशन का, टेम्परेरी डीले करते हैं, टेम्परेरी डीले इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस। कैसे? और पर्टिकुलरली डेथ सेंटेंस में, मेनली ये सिर्फ और सिर्फ डेथ सेंटेंस में ही अभी तक जो चला है वो इसी में चला है, मेनली डेथ सेंटेंस में। क्यों? ताकि आपको टाइम मिल जाए पार्डन सीक करने का, कि आप पार्डन, कम्यूटेशन या जुडिशियल रिव्यू कुछ भी है, थोड़ा टाइम मिल जाए उस डेथ सेंटेंस को भी चैलेंज करने का। चैलेंज करने का क्या? बेसिकली आप चाहे जुडिशियल रिव्यू करवा लो अपनी पनिशमेंट का, चाहे आप प्रेसिडेंट से पार्डन करवा लो, आपको इतना टाइम मिल जाए कि आप कुछ ना कुछ लास्ट रिजॉर्ट आप कर पाओ। एग्जाम्पल है याकूब मेनन। तो मुंबई ब्लास्ट केस 2015 में हुए थे। ये आपका मुंबई ब्लास्ट केस जो 1993 का जो ब्लास्ट केस हुआ था, तो 2015 में याकूब मेनन को फांसी की सजा हुई। यहां पर समझना, ये वही वाले 1993 वाले ब्लास्ट केस हैं। तो याकूब मेनन को क्या हुआ, बॉम्बे ब्लास्ट केस में 1993 की जो कहानी है, 2015 में क्या हुआ, याकूब मेनन को केस ये हुआ, 1993 के तहत इनको सजा मिली। अब हुआ क्या, इसने अपना रिप्रीव इसको मिला कि भाई आपकी फांसी की सजा को हम बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि आप जो है आप अपने माफी के लिए आप कई जगह पर आप अप्लाई कर लो। हालांकि उसने अप्लाई किया लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं, उसको मतलब उसको पार्डन नहीं मिला और ये सब कुछ मिला नहीं। तो 2015 का याकूब मेनन केस क्या था, यही चीज की उसको उसके डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा ज्यादा समय दिया गया, ताकि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर पाए, वो कुछ ना कुछ ऐसा कहीं अगर माफी उसको मिल पाए तो वो अप्लाई कर पाए। ठीक है, चलिए, तो ये था याकूब मेनन की कहानी। दाऊद इब्राहिम ने जो टारगेटेड किलिंग्स करवाई थी या जो बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे, याकूब मेनन ने क्या किया था, याकूब मेनन एक अकाउंटेंट था, तो इसने जितना भी फाइनेंस वाला पार्ट था ना, वो सारा काम इसने किया था। चलो आपको कहानी बता देता हूँ इसकी। याकूब मेनन ना क्या था, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था, टेररिस्ट था लेकिन पढ़ा लिखा था, अकाउंटेंट था, ये एक प्रॉपर अच्छी नॉलेज वाला। तो अकाउंटेंट था और इसने पैसा पूरा फाइनेंस, पैसा कहाँ से कैसे क्या फंड्स अरेंज होने हैं, कैसे ट्रैवल होगा जो लोग बॉम्ब ब्लास्ट करने हैं, वो सब कुछ इसने करवाया था। तो फिर इसको टाडा के तहत इसको सजा दी गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में इसको बोला था डेथ सेंटेंस जो है, बोला था 30 जुलाई 2015 को इसको डेथ सेंटेंस दे दो। हालांकि लीगल टीम ने, याकूब मेनन की खुद की लीगल टीम थी, उसने कई सारे पिटिशन डाले कि एग्जीक्यूशन को और डिले कर दो और डिले कर दो, ताकि हम मर्सी फाइल कर पाएँ। ये सारे, इनफैक्ट एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये 30 जुलाई को एग्जीक्यूशन था ना, 30 जुलाई 2015 को ये ड्यू था। 29 जुलाई 2015 कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक रिप्रीव वाली एप्लीकेशन को मंजूरी कर दी, कुछ घंटे पहले कि ठीक है भाई चलो ऐसा है, एक बार दोबारा फिर से तुम ट्राई कर लो, अगर तुम्हें खुद भी हो जाए। इनफैक्ट इसके लिए कोर्ट को खोला गया था, आपने सुना होगा यहाँ तो टेररिस्ट के लिए भी कोर्ट रात में खुल जाते हैं, वो यही वाला केस था। 29 जुलाई के रात में 1 बजे कोर्ट को खोला गया, सुबह सुबह याकूब मेनन की फांसी थी, रात में खोला गया और उसको फिर से टाइम दिया गया कि भाई ठीक है ऐसा है कि हम तुमको, अभी देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ है, 29 जुलाई को बोला
कि हम तुमको, ठीक है, हम तुमको समय दे रहे हैं, जाओ और समय ले लो, थोड़ा सा तुम कहीं अपनी पार्डन पिटीशन डाल लो। 30 जुलाई की सुबह सुबह एक और दूसरी बेंच बैठी, उसने बोला नहीं नहीं वो समय हमने हमने दिया था वो कैंसिल है, ऐसा कोई समय नहीं मिलेगा। वो जजेस की जो बेंच थी उससे बड़ी बेंच बैठी और उसने उसकी रिप्रीव की जो परमिशन थी उसको कैंसिल कर दिया, और फिर इसीलिए उसको 30 जुलाई को ही फिर उसको फांसी दी गई। ये था याकूब मेनन का केस। चलिए यहां तक हो गया है, आ जाइए, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हो गया। चलो तो आई होप यहां तक हमारे पास में सारी बात समझ में आ चुकी है, कोई समस्या किसी प्रकार की? ठीक, चलिए वेरी गुड। हो गया जी, आ गया, चलिए वंडरफुल। अब बताइए, ऑल गुड है जी, अच्छे से समझ आया? ठीक है। हाँ जी संगीता जी, कहा नहीं समझ में आया, बताओ भाई, बताओ जी बालक। संगीता, कोई समस्या किसी प्रकार की? चलिए सर, इसी बीच प्रेग्नेंट लेडी का बिहेव अच्छा हो तो क्या डेथ सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं यार, हाँ कर सकते हैं सर। रिस्पाइट और रिप्रीव में कंफ्यूजन, देखो रिप्रीव याद रखो याकूब मेनन, ठीक है, टेम्परेरी डिले इन कंफ्यूजन। और रिस्पाइट में क्या होता है कि आज सजा दी गई लेकिन देखा गया कि अरे आज तो आपकी सजा आज से नहीं थोड़े दिन बाद से लागू करनी, ये मेनली इलनेस की वजह से होती है। किसी को इलनेस हो या प्रेगनेंसी हो तो रिस्पाइट उस पर करते हैं कि अगर किसी को सजा, देखो ये जो रिप्रीव होता है ना ये मेनली करते हैं डेथ सेंटेंस में। रिस्पाइट में क्या होता है, किसी भी जनरल पनिशमेंट में ये लागू हो जाता है, ठीक है। चलिए शाबाश। वेल देखिए ये तो, हाँ जी सुभजीत बताइए। हो गया, ठीक है, मस्त तरीके से आया ना यार आप सबको, एकदम बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो गाइस अब टाटा करते हैं, फिर से आपको अगले में, अच्छा देखो ये अब आप पढ़ोगे, मैंने आपको ये सब समझा दिया है, ये सारा ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ये भी पढ़ा दिया है, 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 ग्रांड पार्डन ये भी पढ़ा दिया है, ये भी पढ़ा दिया है, ये भी, अब यहाँ ये भी, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, ये पढ़ा चुका हूँ, ये सब पढ़ा चुका हूँ अब आपको, ये सब हो गया, ये सब हो गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ना फैक्ट्स हो गए, अब आपको वाइस प्रेसिडेंट मुझे पढ़ाना है, ठीक है। हाँ जी सर, एक टाइम में दो चीज़ एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं रे भाई, ऐसा नहीं कर सकते, एक टाइम में एक ही चीज़ होती है, ठीक है। हाँ सर, मैंने प्रिंटेड पोस्ट का कोई कोर्स बाई किया है, मैंने कोई एड्रेस फिल नहीं किया है, सिर्फ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है लैब प्रोफाइल में। नहीं, आपको इसने कंप्लीट आपको एड्रेस पोस्ट करना पड़ेगा, कंप्लीट एड्रेस। आप डाउट सेक्शन में ये चीज़ डाल दो, आपको अपने आप टीम आपसे एड्रेस ले लेगी, ठीक है। और जैसे एड्रेस लेगी ना उसके 2 दिन के अंदर आपको पूरा ट्रैकिंग डिटेल साथ में, हर किताब आज आपकी पैक हो गई हैं, आज निकल चुकी हैं, ऐसे करके शिप रॉकेट से सारी डिटेल आएगी आपके पास, ठीक। चलो अच्छा, बाय करते हैं गाइस। अभी छुट्टी नहीं, देखो अभी छुट्टी नहीं, छुट्टी आपकी होगी लेकिन एक बार देख लेने दीजिए, पहले मैं सिलेबस कंप्लीशन देख लूं, उसके बाद से छुट्टी डिसाइड होगी, छुट्टी आपसे कब की है, दिवाली की, ठीक है। हाँ दिवाली वेकेशन अभी नहीं देख लेंगे, उसके बाद देख लेंगे, मैं कह नहीं सकता। देखो 60% तो यही है कि अगर हम देख लेंगे सिलेबस हमें लग रहा होगा कि हाँ ठीक रेट पे चल रहा है, तभी छुट्टियां आपकी शुरू होंगी कल से, अन्यथा परसों से होंगी, ठीक है। चलिए ठीक है ठीक है। दिसंबर तो अभी आया ही नहीं है ना, लेकिन अभी तो अक्टूबर चल रहा है दीपशिखा, ऐसे दिसंबर में कैसे ले सकते हो आप? चलो डन, चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। फिर से मिलते हैं अगले में।